फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं आर के शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज छठ पर्व का दिन है और छठ पर्व का दूसरा दिन है आज। इस छठ पर्व में भी आप लोग जिस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है और हम शिक्षकों को इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। आप अपने घर के काम को भी देख रहे हैं, आप अपने पर्व को भी निभा रहे हैं और आप अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे हैं, यानी एक साथ आप अपने आप को हर रूप में ढाले हुए हैं। वास्तव में यह जो छठ पर्व होता है, हम बिहारियों के लिए महापर्व है। 4 दिनों का पर्व है जिसमें हमारी माताएं एवं बहनें बिना कुछ खाना खाए हुए, बिना कुछ पिए हुए 4 दिन तक रहती है। और यह किसके लिए? तो अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चे, उनके घर के लोग सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। तो छठ के इस महापर्व में मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, शुभ आशीष देता हूं कि आप लोग अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त करें और कभी भी किसी भी तरह के दुख का सामना नहीं करना पड़े। जिस तरह आपकी माता एवं बहनें सूरज की उपासना करती है, सूरज की किरणों की तरह आपका जीवन भी चमकता रहे। आज हम लोग छठ पर्व जो मना रहे हैं, मनाते मनाते साथ में हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। पढ़ाई किसका करेंगे इसको पहले से थोड़ा सा जान लीजिए। आज हम लोग जानेंगे सेंटअप एग्जाम जो हो रहा है आप लोग का 12th का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। यह जो सेंटअप एग्जाम होता है, सेंटअप एग्जाम 12th का जो होगा 2024 के लिए, आप लोग का 11 तारीख से होने जा रहा है। तो सेंटअप एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम में हो, हम लोग के पास जो क्वेश्चन आता है वह 3 तरह का क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। 3 तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 70 क्वेश्चन होता है टोटल, और 70 में से आपको जवाब देना होता है 35 क्वेश्चन का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का 35 क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है। जो आपको सबसे आसान लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें किसी प्रकार का कोई सस्पिशन नहीं है, उसी क्वेश्चन को आप बनाएंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 70 क्वेश्चन के बदले हम आपको 100 क्वेश्चन देंगे और 100 क्वेश्चन में से यह श्योर रहिए कि लगभग 50 प्लस क्वेश्चन आपका इसी में से रहेगा। 50 से ऊपर क्वेश्चन आपका इसी में से रहेगा, बाहर से नहीं रहेगा। और इस 50 प्लस क्वेश्चन में से आपको मात्र 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी अगर आप ढंग से 2 बार सिर्फ इस वीडियो को देख लेते हैं तो सेंटअप एग्जाम का या फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा, उस टाइम भी यही क्वेश्चन हम देंगे, वह एग्जाम आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा जाता है 10 क्वेश्चन। इसमें हम आप लोगों को 30 क्वेश्चन देंगे और 30 क्वेश्चन में से 15 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको लिखना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखना होता है 3 क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, तो आपको अभी 8 क्वेश्चन देंगे, 8 में से 4 प्लस क्वेश्चन आपका इसी में से आएगा, लिखना होता है 3 क्वेश्चन। तो इस तरह हम लोग का एग्जाम का तैयारी होगा। लेकिन एग्जाम के साथ साथ अगर हम छठ पर्व के दिन मिल रहे हैं तो इस छठ पर्व के बारे में भी जानना जरूरी है। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, यह जान लीजिए कि यह जो छठ पर्व है उसका शुरुआत रामायण के अनुसार कुछ और कहावत है, महाभारत के अनुसार कुछ और कहावत है और वेद और पुराण के अनुसार कुछ और कहावत है। रामायण का अगर हम बात करें तो रामायण में आप लोगों को पता है कि रामचंद्र जी रावण पर विजय पाकर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या जब लौटे थे तो दिवाली मनाया गया था और दिवाली के ठीक 6 दिन बाद उन्होंने शाम में सूरज का उपासना किया था, सूरज का पूजा किया था। फिर अगले दिन सुबह में यानी सप्तमी को सुबह में फिर से सूरज का उपासना किया था, सूरज का पूजा किया था, सूरज का आशीष प्राप्त किया था। और उसी दिन से अयोध्या से जो यह पर्व शुरू हुआ वह पूरे भारत में फैलते चला गया और हम लोग सबसे ज्यादा बिहार में इस पर्व को मनाते हैं। आगे महाभारत की ओर अगर हम ध्यान दें तो आप लोगों को पता होगा कि सूर्य पुत्र कहा जाता है कर्ण को। तो महाभारत के अनुसार जो यह छठ पर्व होता है इसका शुरुआत कर्ण के द्वारा हुआ था। कर्ण जो है वह घंटों कमर भर पानी में रहकर सूरज का उपासना किया करते थे
और उसी कर्ण को देखकर हमारी माताएं एवं बहनें या हमारे आसपास के पुरुष लोग भी करते हैं इस पर्व को। तो घंटों वो लोग भी पानी में रहकर सूर्य का उपासना करते हैं, सूर्य से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो यह जो आया है यह महाभारत के कर्ण से आया है। वेद पुराण के अगर अनुसार हम लोग चले तो वेद में आप लोग सुने होंगे राजा प्रियव्रत हुआ करते थे, जिनकी पत्नी थी मालिनी। प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। प्रियव्रत जो है वह महर्षि कश्यप के पास पहुंचे पुत्र प्राप्ति हेतु आशीष लेने के लिए कि क्या हम करें कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो। तो महर्षि कश्यप ने उनको बताया कि आप छठ पर्व कीजिए, षष्ठी के दिन शाम में छठ का पूजा कीजिए, सुबह में अर्घ दीजिए सूर्य को, तो सूर्य का उपासना कीजिए, सूर्य भगवान अगर आपको चाहेंगे तो पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तो उन्होंने छठ पर्व शुरू किया था और छठ पर्व के उपरांत कुछ दिनों के उपरांत ही उन्हें पता चला कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होने वाली है और कुछ दिन के बाद हुआ भी। तो इस तरह छठ पर्व के लिए अलग अलग मान्यता है, रामायण का अलग मान्यता है, महाभारत का अलग मान्यता है और वेद पुराण के अनुसार अलग मान्यता है। हम लोग जो चलते हैं तीनों को कंबाइन करके चलते हैं, सभी कहावत हम लोग के लिए सही है। चाहे जो भी कहावत हो, अगर हमें प्रकृति का पूजा करना है और प्रकृति के वैसे भाग का पूजा करना है जो हमें दिन भर एनर्जी देता है, जिससे हमारा शरीर तरोताजा रहता है। अगर सूरज का रोशनी हम लोग को नहीं मिले तो 2 दिन में हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, सारा दुनिया उथल पुथल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा भगवान तो हम लोग के लिए सूर्य ही है। तो इस सूर्य का उपासना हम लोग करते हैं छठ पर्व में, तो इसलिए हम लोग का यह महापर्व है। और बिहार के लोग इस पर्व पर ज्यादा सौहार्दपूर्ण पर्व मनाते हैं। बाहर से लोग आते हैं कि कहीं भी रहते हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलने आते हैं इसी पर्व के बहाने। तो इस तरह का यह पर्व होता है हम लोग का छठ पर्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग क्या करेंगे, तो यह जो 100 क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं इसमें से 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे, जो कि फर्स्ट बुक से आएगा। फर्स्ट बुक से हम लोग 50 क्वेश्चन लिए हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग 50 क्वेश्चन बनाएंगे सेकेंड बुक का। और अगर आप इसको डे बाय डे याद करते जाते हैं तो फिर से पीछे से रिवीजन करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन का शुरुआत हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहले राउंड में हम आप लोग को बताए थे कि फर्स्ट राउंड में एक तरफ से हम क्वेश्चन का आंसर बताते चले जाएंगे, सेकेंड राउंड में उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एक तरफ से देखते जाइए, आप लोग पढ़ते चले जाइए। यह जो पहला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है। यह आप लोग को याद होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एट सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, किसी आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर की ओर होता है, तो परपेंडिकुलर होता है, सतह पर लंबवत होता है। किसी भी सतह पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है वह लंबवत होता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा जा रहा है धातु का परावैद्युतांक, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है। और मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो इन्फिनिटी। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद कीजिए कितना होता है, तो इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। एक तार से 1 एम्पियर का धारा फ्लो कराया जा रहा है और आवेश यानी चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और टाइम दिया हुआ है प्रति सेकंड, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है पर सेकंड मतलब 1 सेकंड। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का संख्या, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का संख्या आता है 6.25 इंटू 10⁻18, यानी ऑप्शन ए इसमें हम लोग का सही है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इधर से जरा देख ले। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन में जरा देखिए क्या कहा जा रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, और इसका डिफरेंशियल रिलेशन E इज इक्वल टू -dV/dr होता है, जो कि सही है। तो E इज इक्वल टू होता है -dV/dr। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए छठा क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो निरक्षीय स्थिति में यानी विषुवतीय स्थिति में आपसे विद्युत विभव पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है इक्वेटोरियल यानी नॉन एक्सिस पर आप लोग को याद होगा नॉन एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। निरक्ष पर 0 होता है, यह एक्सिस पर होता है और 0 होता है नॉन एक्सिस पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। तो यह तो कई बार आप लोग बनाए होंगे कि किसी भी संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है, तो 0 होता है। क्यों? चूंकि जितना प्लस में होता है उतना माइनस में होता है।
अब आगे क्वेश्चन है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा। तो कैपेसिटी आप लोग को याद होगा K गुना हो जाता है। अगर प्लेटों के बीच में मीडियम डाल देते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाता है और बढ़ के कितना गुना हो जाता है तो K गुना। नेक्स्ट 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, सामने स्क्रीन पर आ गया है। इसमें आपको दिया हुआ है पोटेंशियल दिया हुआ है 100 वोल्ट, एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल और कैपेसिटी निकालना है। V का वैल्यू दिया हुआ है, U का वैल्यू दिया हुआ है और C का वैल्यू निकालना है। इसमें C का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो आता है 2 × 10⁻⁻4 फैराड। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो दो चार्ज दिया हुआ है +10 और -10 माइक्रोकूलम में दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यानी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें हम लोग निकालते हैं तो आता है सी ऑप्शन यानी माइनस में 2.25। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। यह क्वेश्चन है कि आपको इसमें 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है और इलेक्ट्रॉन का चर्चा हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो ऊर्जा होता है, एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है और इलेक्ट्रॉन के कारण जो एनर्जी होता है उसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं जो 1 वोल्ट के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन फिर इधर से आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो समरूप विद्युत क्षेत्र में एक्स एक्सिस की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ एक्स एक्सिस की ओर और आपसे समविभवी तल यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह समविभवी तल पर लंबवत होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर है तो समविभवी तल किधर की होगा तो वाईजेड प्लेन में होगा यानी वाईजेड एक्सिस में होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है। याद कीजिए वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम यह दोनों के दोनों किसका यूनिट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है विद्युत क्षेत्र का। तो यह विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू पूछा जा रहा है और आप लोगों को पता होगा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻−19 जो सब में है। और अभी अभी आप लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो क्या होता है तो एनर्जी होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। तो जूल यहाँ पर ही सही है, इस तरह ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। धारा घनत्व के लिए फॉर्मूला पूछा जा रहा है और आप लोग पढ़े होंगे धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है करंट बाय एरिया जो कि ऑप्शन बी में है। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है, इसमें देखिएगा तो प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है और कंडक्टेंस आपको निकालना है। और कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, उलट के आंसर निकालिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। तो 16 का आंसर आ जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट पूछा जा रहा है। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट याद कीजिए विशिष्ट प्रतिरोध का या विशिष्ट प्रतिरोधकता रहेगा उसका यूनिट होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध हो या प्रतिरोधकता हो उसका यूनिट होता है ओम मीटर। KWH मतलब किलोवाट आवर, किलोवाट आवर किसका यूनिट है तो किलोवाट आवर आप लोगों को याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है तो किलोवाट आवर यानी KWH। आगे बढ़िए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो हेल्दी ह्यूमन के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि रेसिस्टेंस कितना होता है, प्रतिरोध कितना होता है। तो कम से कम रेसिस्टेंस होता है 5000, मैक्सिमम होता है 1 लाख और एवरेज में जाएंगे तो 50,000। तो इस तरह ऑप्शन ए सही है। साधारण जो मनुष्य होता है उसका प्रतिरोध लगभग में होता है 50,000 ओम। आगे बढ़िए आपको दिया हुआ है कि किसी तार को खींचकर उसका लंबाई बढ़ा दिया जाता है 1%, लेंथ को बढ़ाना है कितना तो 1%। और आपसे पूछा जा रहा है कि रेसिस्टेंस में कितना वृद्धि होगा। तो अगर लेंथ को हम 1% बढ़ा दे तो रेसिस्टेंस में वृद्धि हो जाता है 2% का। इसका सही आंसर हो जाएगा 2%। 20 के बाद 21 नंबर में चलते हैं। 21 नंबर में है कलर कोड पूछा जा रहा है किसके लिए तो कार्बन रेसिस्टर में नीले रंग के लिए, नीला रंग मतलब ब्लू कलर के लिए। इसमें हम लोग सेंटेंस याद करेंगे बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। इसके अनुसार आप कोड खोजिएगा तो आ जाएगा 6, ब्लू कलर के लिए कोड हो जाता है 6। 21 नंबर के बाद चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या है। इसमें आपको LG और LM में रिलेशन पूछा जा रहा है यानी मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ में रिलेशन पूछा जा रहा है। और यह रिलेशन कई बार आप लोग पढ़े होंगे, LM = होता है 5/6 LG और देखिएगा तो बहुतों बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट का ऐसा यूनिट, पहला यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और दूसरा यूनिट होता है जूल पर कूलम। तो यहाँ जूल पर कूलम दिया हुआ है, 23 का ऑप्शन ए एकदम सही है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। इसमें लॉरेंज बल का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है और आपको याद होगा सबको लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, यानी फोर्स का फॉर्मूला इसमें होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो यह सही फॉर्मूला है 24 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। इसमें कहा जा रहा है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करना है, तो इंक्रीज कर देना है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या को बढ़ा देना है। अगर आप फेरों की संख्या को बढ़ा देते हैं तो उसका लंबाई बढ़ जाएगा, और आप लोग कई बार पढ़े होंगे कि लंबाई बढ़ाने से उसका सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। तो इसमें सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस पूछा जा रहा है आइडियल अमीटर का। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध आप लोग को याद होगा, अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, और अगर आइडियल अमीटर बनाना है तो रेसिस्टेंस बहुत कम में भी कम लेना होगा, और बहुत कम में कम मतलब सबसे कम का मतलब जीरो। तो आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस जो होता है वो कितना हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। आगे बढ़िए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला दो पैरेलल वायर के लिए, दो समानांतर तार है और दोनों में एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है और लंबाई इकाई दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है बल का फॉर्मूला, और इसमें बल का सही फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2 बाई R। तो यह ऑप्शन सी इसका सही है, F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 I1 I2 बाई R। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि रेडियस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्या किसके समानुपाती होता है। यह क्वेश्चन आप लोग बनाए हुए होंगे, किसके समानुपाती होता है, तो संवेग के समानुपाती होता है, यानी मोमेंटम के समानुपाती होता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में टाउ का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, और टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। टाउ इज इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी। टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, तो एम क्रॉस बी होता है। वेक्टर का चिन्ह इस पर छूट गया है, सही ऑप्शन हम लोग का है ए। टाउ इज इक्वल टू होता है एम क्रॉस बी। हाँ, यह मैग्नेट के लिए होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हो जाता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पी क्रॉस ई और मैग्नेट में होता है एम क्रॉस बी। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कीजिए। ऑसिलेटेड, अगर कोई ऑसिलेशन कर रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चुंबक है जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी एच। इसमें आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, और बी एच होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक टाइम पीरियड का। आगे का क्वेश्चन जरा देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल। अभी अभी आप लोग फॉर्मूला लिखे हैं, T इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी एच। इस फॉर्मूला में कहा जा रहा है कि बी एच का वैल्यू कम करना है, घटाना है। तो यह T जो होगा उसका क्या होगा, तो देख लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मान बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा किसमें है, तो बी में है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 32 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई का आवृत्ति भी उसी से निकलेगा, टाइम पीरियड का उल्टा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, तो 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम इंटू बी एच। अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे तो इसी को उलट दीजिए, उलट देंगे तो हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर एम इंटू बी एच डिवाइडेड बाई आई। इसमें अगर आप देखेंगे तो एन जो होता है वैरिजेज हो जाएगा रूट अंडर बी एच के, अगर स्क्वायर लगा देंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर वैरिजेज बी एच। एन स्क्वायर वैरिजेज बी एच, यह कहां पर है, तो ए में है। इस तरह 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 33 में चलिए। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर जाने पर, याद कीजिए पोल पर जो है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का वैल्यू 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर पर जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो ध्रुव से जाना है विषुवत की ओर, मतलब 90 से जाना है 0 की ओर, मतलब घटेगा, और घटेगा किस में है, तो सी में है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 34 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं। तो डोमेन जान लीजिए, या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसका जो मॉलिक्यूल बनता है, यानी एटम से जो बनता है मॉलिक्यूल, उसी को कहा जाता है डोमेन। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब निकेल हो, आयरन हो, कोबाल्ट हो, इस सब का जो छोटा पार्ट होता है, जो एटम का कॉम्बिनेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसी को कहा जाता है डोमेन। आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन सेम है कुछ प्लेस का, उसको मिलाने वाला जो लाइन होता है, हिंदी में देखेंगे तो बराबर दिक्पात कोण वाले स्थान।
दिक्पात कोण बराबर है, नाम से ही यहाँ पर खोज लीजिए दिक्पात कोण बराबर किसमें है, तो ऑप्शन जरा खोज के देख लीजिए। दिक्पात कोण बराबर इसमें दिख रहा है आपको, सम दिक्पाती रेखा है, तो दिक्पात कोण सम है यानी सम दिक्पाती रेखा हो जाएगा। यानी बहुतों ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा परिभाषा वगैरह से रिलेटेड, जिसमें देखिएगा हिंदी में उसका नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि क्या है। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, आइसोगोनिक लाइंस होता है जो कि सेम डिक्लाइनेशन को मिलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान, अभी अभी बताए थे आप लोगों को कि पोल पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री और इक्वेटर पर होता है 0 डिग्री। तो यहाँ पोल पर पूछा जा रहा है इसलिए 90 डिग्री सही है। 37 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपसे पूछा जा रहा है म्यू का वैल्यू, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो म्यू का वैल्यू होता है वो 1 से बहुत ज्यादा होता है। अगर इसमें आपका अनुचुंबकीय होता मतलब पैरामैग्नेटिक होता तो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है, और अगर डायमैग्नेटिक होता है यानी प्रति चुंबकीय तो 1 से छोटा होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए 1 से बड़ा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब काई का वैल्यू म्यू से 1 कम होता है, काई का वैल्यू म्यू से 1 कम होता है, तो काई का वैल्यू म्यू से 1 कम होता है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए अगर बात करें तो काई का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है और लेस देन 1 होता है, पॉजिटिव और लेस देन 1। पॉजिटिव और लेस देन 1 किस में चलेगा, तो 0 नहीं चलेगा, अनंत नहीं चलेगा, डिपेंड वाला नहीं चलेगा, कांस्टेंट तो होता ही है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। अनुचुंबकीय पदार्थ हो या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, काई का वैल्यू हो या म्यू का वैल्यू हो, सब क्या होता है तो फिक्स ही होता है, कांस्टेंट होता है सबके लिए। आगे बढ़ते हैं 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो ऐसा यूनिट पूछ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। इसमें ध्यान रखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो या सीधा सीधे इंडक्टेंस हो, सबका यूनिट क्या होता है तो हेनरी होता है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस या सीधा सीधे इंडक्टेंस, सबका यूनिट होता है हेनरी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। इसमें किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो करंट जो है वो 5 एम्पियर से 0 हो जाता है, टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, और ईएमएफ दिया हुआ है 200 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है क्या, तो इंडक्टेंस इसमें पूछ रहा है, इसमें इंडक्टेंस पूछ रहा है किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है, dt का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद E का वैल्यू दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है L का वैल्यू। इससे रिलेटेड फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। इसमें वैल्यू भर के सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर हम लोग का आंसर इसमें आ जाता है 4 हेनरी। तो 40 का आंसर हो जाएगा 4। आगे बढ़िए 41 नंबर क्वेश्चन को जरा देख लीजिए। इस क्वेश्चन में I का समीकरण दिया हुआ है, I इज इक्वल टू 60 साइन 100 पाई टी। तो I का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I इज इक्वल टू होता क्या है, तो I नॉट साइन 2 पाई एन टी, या 2 पाई एन जो है वो ओमेगा के बदले लिखे हैं, आप लोग ओमेगा पढ़े होंगे, या 2 पाई बाई टी भी होता है। इसको कंपेयर कीजिएगा तो I का वैल्यू निकलेगा 60 और इसमें से n का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा, सॉरी I का वैल्यू, I नॉट का वैल्यू निकलेगा 60। पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो पूछ रहा है इसमें आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, IRMS पूछ रहा है। तो IRMS निकालने के लिए फिर आपको I नॉट बाई रूट 2 करना पड़ेगा, और I नॉट बाई रूट 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 30 रूट 2। तो 30 रूट 2 आ जाएगा, 30 रूट 2, और इसका n का वैल्यू आ जाएगा 50। इस तरह 41 का आंसर हो जाएगा बी, 30 रूट 2 और 50 हेनरी, 30 रूट 2 और 50। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए किधर की ओर है, इधर की ओर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में ईडी करंट का डायरेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। ईडी करंट का डायरेक्शन अगर पूछा जा रहा है किससे दिया जाता है, तो लेंज के नियम से। आपसे ईडी करंट का डायरेक्शन पूछे या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पूछे, प्रेरित धारा का या भंवर धारा का दिशा पूछे, तो किससे दिया जाता है, तो लेंज के नियम से दिया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग के स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I और V के बीच फेज डिफरेंस यानी कलांतर दिया हुआ है फाई। आपसे पूछ रहा है कि धारा का जो वाटहीन घटक होगा वह कौन सा होगा, तो इसमें वाटहीन घटक जो आता है वो I साइन फाई आता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, वाटहीन घटक इसमें आता है I साइन फाई। आगे बढ़ते हैं 43 का 44 नंबर क्वेश्चन में इम्पीडेंस, इम्पीडेंस पूछ रहा है किसका, तो एलआर सर्किट का। ये तो कई बार आप लोग रटे होंगे, एलआर सर्किट का इम्पीडेंस कितना होता है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछा जा रहा है। चौक कुंडली का मतलब होता है इंडक्शन कॉइल, इंडक्शन कॉइल मतलब एल सर्किट, और एल सर्किट के लिए अगर पावर फैक्टर का फॉर्मूला देखिएगा तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, आर का वैल्यू इसके लिए होता है 0, 0 भरिएगा, इसका पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए 0 सही है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या दिया हुआ इसमें।
46 नंबर क्वेश्चन और ऊपर की ओर है, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए आप लोग को बताए थे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर होता है। रेजोनेंस के केस में दोनों बराबर होता है। एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा-c। इसको अगर आप देखेंगे तो यह ऑप्शन सही है, ए वाला सही है। लेकिन बी वाला को भी देखिएगा तो इसमें एल और सी को एक्सचेंज कर दिया गया है, इसलिए बी वाला ऑप्शन भी सही है। इसके आधार पर अगर आप सी को मिलाना चाहेंगे तो ओमेगा को इधर भेज देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC हो जाता है। या ओमेगा के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1/√LC। दो ऑप्शन इसका सही हो रहा है, ए और बी। यानी यहाँ पर छूट गया है, या तो रूट छूट गया है नहीं तो स्क्वायर छूट गया है। रूट लगा दीजिए इधर या स्क्वायर लगा दीजिए, यह ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और यह जब सही हो जाएगा तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें ध्यान दीजिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 1/√LC, तो ऐसा ऑप्शन रहेगा और ऐसा ऑप्शन रहेगा तो आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़िए 46 का 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है? तो लाइट वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता ही है, एक्सरे उसी का पार्ट है। साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है और इंफ्रारेड उसी का पार्ट है। तो यहाँ पर साउंड वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है और वही आपसे पूछ रहा है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। द रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का कारण पूछा जा रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का कारण इसके परिभाषा में ही आप लोगों को बताए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वह एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड ऑसिलेशन के कारण होता है। तो यहाँ पर उसके अनुसार अगर आंसर खोजिएगा तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द चार्ज दिया हुआ है, यह सही ऑप्शन हो जाएगा, आवेश की त्वरित गति। 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोडक्शन होता है वह आवेश के त्वरित गति के कारण होता है। अगर डिसेलरेटेड होता तो भी चलता, दोनों होता है इसमें। 49 में आपसे पूछा जा रहा है किसका यूनिट? तो B/E का यूनिट। याद कीजिए आप लोग, अगर E/B होता तो E/B जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बराबर होता है और इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर इसी का उल्टा कर दिया है B/E तो यूनिट भी उल्टा हो जाएगा, यानी सेकेंड पर मीटर। सेकेंड पर मीटर किसमें है? तो बी में है, इसलिए 49 का सही आंसर हो जाएगा बी, सेकेंड पर मीटर। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 50 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ गया है। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तरंग का चाल पूछा जा रहा है, चाल का फॉर्मूला याद कीजिए, C = n लैम्डा। यानी सी जो होता है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, या तो जानते हैं फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। परमिटिविटी, माध्यम का परमिटिविटी जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे स्पीड भी बदल जाता है, तो इस पर भी डिपेंड करेगा। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है वही पूछा जा रहा है, इसलिए यह सही है। चूंकि किसी लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन सबका स्पीड सेम होता है। तो लाइट का जो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इसी के साथ हम लोग का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग रिवीजन की ओर। जितना क्वेश्चन का आंसर आप देख लिए उस सब का फिर से रिवीजन करेंगे, और फिर से अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको समझिए हर क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज है और 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप लोग फॉर्मूला के अनुसार देखेंगे तो Q = NE होता है। N का मान निकालना होगा तो Q/E करेंगे। Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम और E का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻−19 कूलम। इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो आ जाता है 6.25 × 10⁻18। यह आंसर आप लोग को याद भी होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 6.25 × 10⁻18। दूसरा क्वेश्चन जरा देख लीजिए, आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का दिशा। तो ये तो आप लोगों को पता है कि चाहे प्लेन सरफेस हो या स्फेरिकल सरफेस हो, किसी भी तरह का सरफेस अगर है तो उसमें या तो अगर चार्ज है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा या फिर आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो भी परपेंडिकुलर निकलेगा, अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा तो भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वह सरफेस पर हमेशा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर ही होता है। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का पूछ रहा है। इसमें याद कीजिए हम लोग पढ़े थे एयर हो या वैक्यूम हो, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1, सबसे कम होता है एयर का या वैक्यूम का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब εr, जिसको K से भी डिनोट किए थे हम लोग। उसके बाद दूसरा में हम लोग चलते थे, ग्लास का हम लोग पढ़े थे कितना? तो 3 से 4। वाटर का हम लोग पढ़े थे 80 to 81, 80 से 81, और मेटल का हम लोग पढ़े थे इन्फिनिटी।
तो इस तरह यहाँ पर जिसका पूछेगा उसका आंसर देंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो फिर से 1 एम्पियर दे दिया करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू दे दिया 1 एम्पियर, और यह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्यू का वैल्यू दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद पर सेकेंड है, पर सेकेंड का मतलब टाइम का वैल्यू आपको दे दिया 1 सेकेंड, तो टी का वैल्यू भी दे दिया 1 सेकेंड। पूछ क्या रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है। अभी अभी पहला क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, उसमें क्या किए थे, तो एन इज इक्वल टू कर लिए थे क्यू बाई ई, अगर क्यू दिया हुआ था तो। यहाँ पर क्यू ना देके आई टी दिया हुआ है, तो क्यू के बदले आई टी लिख लेंगे, डिवाइड कर देंगे ई से। आई का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा फिर से उतना ही 6.25 इंटू 10⁻18। तो इस तरह यह क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो गया 6.25 इंटू 10⁻18। 4 नंबर के बाद 5 नंबर को देख लीजिए फिर से जरा। 5 नंबर क्वेश्चन में यह तो रिलेशन है, यह रिलेशन दोनों तरह का रिलेशन आप लोग याद किए हुए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। पहला रिलेशन डिफरेंशियल रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू माइनस में dV बाई dr, और दूसरा रिलेशन जो डायरेक्ट होता है, जो जनरल यूज करते हैं, V बाई R। तो यह दो रिलेशन होता है, यह डिफरेंशियल रिलेशन हो गया और यह सिंपल रिलेशन हो गया। रिलेशन कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए का सही है। 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निरक्षीय स्थिति में या विषुवतीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, यानी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, कहां पर, तो नॉन एक्सिस पर। नॉन एक्सिस को ही इक्वेटोर बोलते हैं। अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला आप देखेंगे एक्सिस पर, तो आप लोग को याद होगा यह होता है 1/4πε0 इंटू पी बाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो एक्सिस का है। उसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग नॉन एक्सिस पर निकाले थे, तो नॉन एक्सिस पर निकला था 0, जितना प्लस में आया था उतना माइनस में आया था, दोनों को जोड़ के टोटल किए थे तो आ गया था 0। पोटेंशियल का फॉर्मूला एनी पॉइंट पर निकाले थे, तो आ गया था k इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। के बदले लिख सकते हैं 1/4πε0, 4πε0 होता है। तो इस तरह एनी पॉइंट पर होता है। यहाँ पर नॉन एक्सिस पर पूछा जा रहा है, जो कि कितना होगा, तो 0 होगा। 0 किस में है, तो सी में है, ऑप्शन सी सही हो गया 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश अगर निकालना होगा, कैपेसिटर में 2 प्लेट होता है, एक प्लेट होता है पॉजिटिव, दूसरा प्लेट होता है निगेटिव। पॉजिटिव जो होता है उसको बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट, और जिस पर अर्थिंग होता है उसको बोलते हैं निगेटिव प्लेट यानी कंडेंसिंग प्लेट। इस पर जितना चार्ज प्लस में होता है उतना ही चार्ज इस पर माइनस में होता है, अगर टोटल करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इस तरह कैपेसिटर पर टोटल चार्ज कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में है, कैपेसिटी आपको पूछ रहा है, जब प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का परावैद्युतांक माध्यम भर देते हैं। इसमें जरा याद कीजिए, कैपेसिटी का फॉर्मूला जब प्लेटों के बीच में एयर हो या वैक्यूम हो तब होता है ε0 इंटू ए बाई डी, और अगर प्लेटों के बीच में कोई मीडियम डाल देते हैं तब कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाता है ε0 इंटू के इंटू ए बाई डी। जरा देख लीजिए, ऊपर वाले की तुलना में नीचे वाला जो है वह क्या हो गया है, तो के गुना हो गया, यानी के गुना में आ गया है। तो कैपेसिटी जो होता है, अगर प्लेटों के बीच में मीडियम डाल देते हैं तो कैपेसिटी के गुना हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, चूंकि के का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में कोई भी मीडियम डाल देंगे तो कैपेसिटी निश्चित ही बढ़ेगा, और बढ़ के कितना गुना हो जाएगा, तो के गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा लेते हैं ताकि बनाने में हमको सुविधा हो। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा दिया हुआ है 1 जूल, एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 1 जूल, पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, तो 100 वोल्ट, भी का वैल्यू दिया हुआ है 100 वोल्ट। पूछ रहा है क्या, तो संधारित्र में धारिता क्या होगा, यानी सी का वैल्यू पूछ रहा है। हम लोग U का फॉर्मूला जानते हैं, U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर। इसमें से अगर C को यहाँ छोड़ देते हैं तो 2 ऊपर जाएगा, V स्क्वायर नीचे जाएगा, यानी C इज इक्वल टू हो जाएगा 2U बाई V स्क्वायर। अब अगर हम वैल्यू भर देते हैं तो 2 के जगह 2 रहेगा, U का वैल्यू दिया हुआ है 1 और V का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। ऊपर में हो जाएगा 2 और 100 का स्क्वायर जो हो जाएगा 10 का पावर 4 हो जाएगा। 10 का पावर 4 नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 10 का पावर -4, और कैपेसिटी का यूनिट होता है फैराड। तो इस तरह सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 10 +10 और -10, दो चार्ज है, पहला +10 माइक्रोकूलम और दूसरा -10 माइक्रोकूलम, आर का वैल्यू दिया हुआ है 40।
फिर उसी तरह अगर हम प्रश्न से लिखे तो प्रश्न से आपको Q1 का वैल्यू दिया हुआ है +10 माइक्रोकूलम, और +10 का मतलब 10 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलम। उसी तरह Q2 का भी वैल्यू दिया हुआ है माइनस में उतना ही, यानी माइनस में हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलम, और R का वैल्यू दिया हुआ है आपको 40 सेंटीमीटर। सेंटी को अगर आप हटाते हैं तो सेंटी के बदले लगता है 10⁻⁻2। तो यह सब वैल्यू आपको दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू पूछ रहा है। अगर यू हम निकालना चाहते हैं तो यू का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये यू इज इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर। इसमें वैल्यू भरेंगे, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, Q1 Q2 के बदले 10⁻5 और 10⁻5, और आर का वैल्यू यहाँ पर लिखे हुए हैं 40 गुने 10⁻2। इसको 4 गुने 10⁻1 भी लिख सकते हैं। इतना भर के इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते हुए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो माइनस में आएगा। क्यों, चूंकि Q2 का वैल्यू माइनस में है। यह वाला जो चार्ज था यह माइनस में था, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। और कितना आएगा, तो 2.25 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में है 1 वोल्ट विभवांतर, यानी V का वैल्यू दे दिया 1 वोल्ट, और पूछ रहा है कि ऊर्जा कितना होगा। तो यह जान लीजिए कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू V। कहां से आया, तो V इज इक्वल टू होता है W बाई Q, और इसको हम लिख सकते हैं W के बदले एनर्जी बाई Q लिख सकते हैं। तो एनर्जी बराबर होता है Q इंटू V। तो यहाँ पर Q के बदले इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है, यानी E लेना है, V के बदले V लेना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डिफिनीशन में भी यही है कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट विभवांतर के कारण जितना एनर्जी होगा उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर के बाद 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की ओर हो, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की ओर है, आपसे पूछा जा रहा है समविभवी तल यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा। तो आप लोग इससे पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी तल पर परपेंडिकुलर होता है। अगर इधर की ओर एक्स एक्सिस है तो स्वाभाविक है कि इधर वाई एक्सिस होगा और इधर जेड एक्सिस होगा। तो यह जो प्लेन होगा वाईजेड प्लेन में आएगा। तो वाईजेड प्लेन यहाँ पर है 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन है वोल्ट पर मीटर का यूनिट पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आप लोग को याद होगा क्या होता है, तो वोल्ट मीटर होता है। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। कैपेसिटी सी का फॉर्मूला होता है Q बाई V, यानी कूलम पर वोल्ट हो जाता है। और यह जो विद्युत क्षेत्र है इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट पर मीटर। एक और यूनिट होता है इसका न्यूटन पर कूलम, दोनों यूनिट होता है। तो वोल्ट पर मीटर जो है वो किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। कहां से आया, तो अभी थोड़ा देर पहले आप लोग रिलेशन पढ़े थे E इज इक्वल टू V बाई आर। V के बदले वोल्ट और R के बदले मीटर, तो वोल्ट पर मीटर यूनिट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। दूसरा वाला जो यूनिट होता है उसके लिए एक और फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, E इज इक्वल टू F बाई क्यू। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। तो वोल्ट पर मीटर हो या न्यूटन पर कूलम हो, या किसका यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू, और यह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आप लोगों को याद होगा, इसको बताने का जरूरत नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। धारा घनत्व का फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है। फॉर्मूला J इज इक्वल टू I बाई होता है, एकदम सही है 15 का। 16 नंबर में आ जाइए। प्रतिरोध का वैल्यू दिया हुआ है और सब आपसे चालकता का वैल्यू पूछ रहा है, यानी R का वैल्यू दिया हुआ है 500 ओम, और आपसे G का वैल्यू पूछ रहा है। G जो होता है वो रेसिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है, यानी रेसिस्टेंस का उल्टा करने का मतलब 500 से इसको डिवाइड करेंगे। 500 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। तो इस तरह कंडक्टेंस का वैल्यू आ गया 0.002 ओम इनवर्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछा जा रहा है। आप लोग याद कीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए R का फॉर्मूला पढ़े थे रो इंटू एल बाई ए। इसमें से रो को अगर अलग करें तो रो का फॉर्मूला हो जाता है आर ए बाई एल। यूनिट अगर भरेंगे तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का मीटर, लेंथ मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, तो ओम मीटर। तो यह जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है इसका यूनिट हो जाता है ओम मीटर, और इसका उल्टा होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का यूनिट यह हो जाएगा। 18 नंबर में आइए kWh, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है, तो ये आप लोग पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है kWh, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो kWh इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है, वैल्यू भी आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन।
19 नंबर क्वेश्चन भी तो याद रखने वाला है। मानव शरीर का रेसिस्टेंस जो होता है वो लगभग में होता है 50,000 ओम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह बनाने वाला है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि लंबाई में वृद्धि हो जाता है खींचने पर कितना, तो 1%। प्रतिरोध में कितना का वृद्धि होगा बताइए। वृद्धि हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लंबाई को, अगर तार की लंबाई को खींचते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता ही बढ़ता है। लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा यह अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए। हम फॉर्मूला बताए थे R1/R2 बराबर होता है L1/L2। अगर इसको, सॉरी, स्क्वायर होता है। अगर इसको उलट के लिखते हैं तो R1/R2, R2/R1 इधर हो जाएगा L2² अगर इधर -1 करते हैं तो इधर भी -1 होगा। -1 के आधार पर यह हो जाएगा R2 - R1/R1। और इसको अगर हम 100 से गुना कर देते हैं, इधर भी माइनस किए हैं तो यह हो जाएगा L2² - L1² डिवाइडेड बाई L1² रहेगा, गुना में ये भी हो जाएगा 100। यह जो R2 - R1/100 है यह चेंज इन रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस का। तो परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस निकालना होगा तो फॉर्मूला आ गया कैसा, तो L2 का स्क्वायर माइनस L1² बाई L1² इंटू 100। वैल्यू भरिएगा, L2 का वैल्यू लंबाई 1% बढ़ा है, पहले से अगर 100 मान ले तो बाद में 101 हो जाएगा। तो 101 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर है इंटू में 100। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा 102 के करीब आएगा, यानी परसेंट, और माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा 2%। माइनस करने पर यह कितना आ जाएगा, तो 2%। तो इस तरह इसका सही आंसर आ जाता है 2%। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन के लिए अभी आप लोग को बताए थे कलर कोड के लिए सेंटेंस याद रखना है। और कौन सा सेंटेंस होता है उसको फिर से जरा याद कर लीजिए। सेंटेंस होता है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, wearing golden silver necklace। तो इस तरह का एक सेंटेंस आप लोगों को हम बताए थे। और इस सेंटेंस में कोड क्या होता है, तो यह होता है 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, इतना कोड होता है डिजिट में। उसके बाद गोल्डन के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। इस तरह कोड आप खोज लीजिएगा। शुरुआत होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, उसके बाद वायलेट, ग्रे, व्हाइट। यह कलर हो गया और इसमें तो कलर ही है पहले से। तो इस तरह खोजेंगे, यानी यहां पर अगर हम ब्लू कलर को देखेंगे तो ब्लू कलर में कोड आता है 6। सही ऑप्शन हो जाएगा 6। तो 21 का हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन में है एलजी और एलएम में रिलेशन। इसमें जरा याद कीजिए, यह कई बार आप लोग को बताए होंगे कि मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो 84% होता है ज्योमेट्रिक लेंथ का। ज्यामितीय लंबाई थोड़ा ज्यादा होता है और चुंबकीय लंबाई थोड़ा सा कम होता है। ये 84% जो है यह लगभग आता है 5/6 के करीब। 84% का मतलब हो गया 84/100, जो लगभग आएगा कितना, तो लगभग में आता है 5/6। तो एलएम इज इक्वल टू हो जाता है 5/6 एलजी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय आघूर्ण का यूनिट, इसका 2 यूनिट याद रखिएगा। पहला यूनिट तो m इज इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 2l। इसके आधार पर अगर हम लिखते हैं तो एम्पियर मीटर गुना में मीटर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट का पहला यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। दूसरा यूनिट अगर हम लिखे तो दूसरा यूनिट कहां से आएगा, तो फॉर्मूला होता है टाउ का फॉर्मूला। टाउ इज इक्वल टू आप लोग पढ़े होंगे mb साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू होता है mb साइन थीटा। इसमें से अगर m को अलग करें तो हो जाएगा टाउ डिवाइडेड बाई b साइन थीटा। यूनिट निकालिएगा तो टाउ जो होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर और b का यूनिट होता है टेस्ला। साइन थीटा का नहीं होता है। न्यूटन मीटर के बदले जूल लिख सकते हैं, तो हो गया जूल पर टेस्ला। तो यह जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका एक यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर और दूसरा यूनिट होता है जूल पर टेस्ला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, जूल पर टेस्ला। 24 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला पूछ रहा है। यह शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछता है। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो अगर हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। दोनों का जो वेक्टर सम होता है इसी को कहा जाता है लॉरेंज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस बी।
दोनों को अगर एक साथ करके Q को कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है E प्लस V क्रॉस B, जो कि ऑप्शन ए में सही है। तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। आगे देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन में है कि गैल्वेनोमीटर है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, फेरों का संख्या बढ़ा देंगे, या तो अभी अभी समझाए हैं कि फेरों का संख्या बढ़ाने से लंबाई बढ़ेगा, और लंबाई बढ़ेगा तो इसका सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, अमीटर के लिए भी आपको समझाया है कि अमीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वह वेरी स्मॉल होता है। जनरल अमीटर का अगर बात होता है तो अमीटर का रेसिस्टेंस बहुत छोटा होता है, और अगर इसी को हम आदर्श बनाना चाहते हैं तो इसको छोटा में भी छोटा करना होगा। छोटा में भी छोटा कहाँ जाके रुकेगा, तो जीरो पर। तो अमीटर का रेसिस्टेंस आदर्श अमीटर का जीरो होता है, और इसी के जगह वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस को जोड़कर उसका रेसिस्टेंस हाई हो जाता है, तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई हो जाता है। और अगर आइडियल वोल्ट मीटर होगा तो हाई में भी सबसे ऊंचा कर देंगे, मतलब इंफिनिटी। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जीरो होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला, और यह फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। इधर थोड़ा सा कर ले। फोर्स का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, जब दो पैरेलल वायर होता है और दोनों के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो इसका फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला आप लोग को हम प्रूफ कराए थे। इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू में L। यहाँ क्वेश्चन में L का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है तो इसको तो हटा देंगे, बचेगा कितना, तो म्यू नॉट के बदले भर सकते हैं 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस 7 इंटू में I1 I2 है, इंटू में 2 पाई से 2 पाई 4 पाई कटेगा कितना, तो दो बार में बच जाएगा 2 गुने 10 के पावर माइनस 7, और इधर में बच गया I1 I2 बाई आर। तो इस तरह हम लोग का सही ऑप्शन हो जाता है सी, जो कि है 2 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू I1 I2 बाई आर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में आप लोग जरा याद कीजिए, साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है। और साइक्लोट्रॉन में आप लोग को हम बताए थे कि जो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ भी निकालने के लिए कहे, याद रखिएगा कि साइक्लोट्रॉन में जो चार्ज्ड पार्टिकल घूमता है, घूमने के लिए उसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलता है, तो मैग्नेटिक फोर्स से। और सेंट्रीपेटल फोर्स को बराबर कर लेंगे किसके, तो मैग्नेटिक फोर्स के। इस तरह मैग्नेटिक फोर्स के बराबर कर लेते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स को। इतना हो जाता है, V से V अगर काट देते हैं, R को ऊपर भेज देते हैं, तो R इज इक्वल टू आ जाता है mv डिवाइडेड बाई QB। तो रेडियस का यह फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे तो रेडियस जो होता है वो मास के डायरेक्टली है, वेलोसिटी के डायरेक्टली है, Q के इनवर्सली है, और B के इनवर्सली है। यहाँ पर पूछ रहा है समानुपाती, तो समानुपाती किसके होगा, तो मास के और वेलोसिटी के। वहां अलग अलग मास और वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, लेकिन मोमेंटम दिया हुआ है। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस तरह रेडियस जो होता है वो किसके डायरेक्टली होता है, तो मोमेंटम के डायरेक्टली होता है। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे में का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, या कई बार पूछ चुका है। टाउ का फॉर्मूला यानी टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है m क्रॉस b। इसमें थोड़ा देर पहले भी बोले थे, अगर आपको टाउ का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पूछे तो p क्रॉस e होता है, और मैग्नेट में पूछे तो m क्रॉस b होता है, और इसी को तोड़ते हैं तो वैल्यू जो आता है टाउ बराबर mv साइन थीटा आता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वैल्यू के आधार पर टाउ बराबर mv साइन थीटा, और वेक्टर के रूप में होता है m क्रॉस b। आगे बढ़ते हैं 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, या ऊपर में मिल जाएगा आपको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। यह तो इसका कैलकुलेशन काफी लंबा है, इसलिए आप लोग अपना कॉपी में देख लीजिएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम निकलवाए थे, कितना आया था, तो 2 पाई रूट अंडर I बाई MBH। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई I रूट अंडर I बाई MBH, यह टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। यह आप लोग के कॉपी में निकाला होगा, देख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल। अभी अभी देखे हैं आवर्तकाल का फॉर्मूला T इज इक्वल टू होता है 2 पाई रूट अंडर I बाई M इंटू BH। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटना है, BH का वैल्यू कम हो रहा है। BH का वैल्यू कम होगा तो यह T और BH को देखिए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, बढ़ेगा किस में है, तो B में है। तो इस तरह ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी के लिए कि फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा रिलेशन सही है। फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से देखिए, अभी अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़े थे कितना, तो 2 पाई
रूट अंडर आई बाई एम इंटू बी एच। अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो ठीक इसका उल्टा होता है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड को उलट देंगे, यानी हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर एम इंटू बी एच डिवाइडेड बाई आई, इतना हो जाएगा। और अगर हम एन और बी एच को देखें तो एन वाइरिजेज हो जाएगा रूट अंडर बी एच, दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे तो एन स्क्वायर वाइरिजेज हो जाएगा बी एच, जो कि ऑप्शन ए में है। इस तरह ऑप्शन ए सही हो गया 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे नमन कोण का मान पूछा जा रहा है और कहां से कहां जाना है, तो उत्तरी ध्रुव से विषुवत की ओर। याद कीजिए इसमें आप लोग को समझाए थे कि अगर इस तरह का हम लेते हैं, ऊपर में नॉर्थ पोल है, नीचे में साउथ पोल है, इधर में ईस्ट होता है और इधर में इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट लेते हैं, तो इसमें इधर जो होता है यह इक्वेटर होता है, यह इक्वेटोरियल लाइन होता है और यह पोलर लाइन होता है। पोल के पास अगर किसी मैग्नेट को रखिएगा तो यह परपेंडिकुलर हो जाता है, और इक्वेटर के पास किसी मैग्नेट को रखिएगा तो यह पैरेलल हो जाता है, मतलब 0 डिग्री पर, और ये हो जाता है 90 डिग्री पर। यानी पोल पर जो वैल्यू होता है एंगल का, नमन कोण का, वह कितना होता है तो 90 डिग्री, और इक्वेटर पर जो वैल्यू होता है वह 0 डिग्री होता है। अब लाना है कहां से कहां, तो ध्रुव से विषुवत की ओर, मतलब पोल से इक्वेटर की ओर। तो 90 से 0 की ओर ला रहे हैं, 90 से 0 की ओर ला रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का वैल्यू क्या हो रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। आगे बढ़िए, 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डोमेन। डोमेन क्या है, तो डोमेन जो होता है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उसका जो मॉलिक्यूल होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी स्ट्रक्चर जो एटम से बना होता है, उसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक, उसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है डोमेन। तो डोमेन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का छोटा पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसको तो आप लोग को नाम से उसी टाइम समझा दिए थे कि दिक्पात कोण बराबर है, इसलिए इसको कहा जाएगा समदिक्पाती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ध्रुव पर चुंबक नमन कोण का मान। अभी अभी समझाए हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का वैल्यू पोल पर होता है 90 डिग्री और विषुवत पर होता है 0 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता। चुंबकशीलता जरा याद कीजिए, 3 तरह का पदार्थ होता है, आप लोग पढ़े होंगे, डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। मतलब प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, 3 तरह का पदार्थ आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप इसमें काई का वैल्यू देखते हैं, या याद भी होना चाहिए आप लोगों को, काई का वैल्यू अगर आप देखते हैं तो इसमें निगेटिव होता है और लेस देन 1 होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और लेस देन 1 होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और ग्रेटर देन 1 होता है, यह काई का वैल्यू होता है। अगर आप म्यूआर का वैल्यू देखते हैं तो म्यूआर का वैल्यू जो होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और लेस देन 1 होता है, इसमें पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 1 होता है, इसमें पॉजिटिव होता है और वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। तो म्यूआर का वैल्यू पूछ रहा है किसके लिए, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए, इसलिए म्यूआर का वैल्यू जो हो जाएगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति देख लीजिए। अनुचुंबक के लिए पदार्थ का प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब काई का वैल्यू, काई का वैल्यू कितना होता है, तो पॉजिटिव होता है और 1 से छोटा होता है। तो पॉजिटिव और 1 से छोटा जहां ऑप्शन होगा वह चलेगा, लेकिन पॉजिटिव और 1 से छोटा न देके दिया हुआ है कि कांस्टेंट होता है, इसलिए कांस्टेंट चलेगा, 0 नहीं चलेगा, इंफिनिटी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग का है 39 39। इसमें तो आप लोग याद कीजिए अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व m का फॉर्मूला था N2 डिवाइडेड बाई I1, इस तरह का फॉर्मूला पढ़े होंगे। और L का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे N बाई I। अगर यूनिट निकालना होगा तो फॉर्मूला में 2 1 से हमको मतलब नहीं है, यूनिट n का यूनिट नहीं होता है, फाई का यूनिट होता है वेबर, और करंट का एम्पियर, वेबर पर एम्पियर हो जाएगा। और इस वेबर पर एम्पियर को हम लोग बोले थे हेनरी, जिसको शॉर्ट में क्या लिखे थे, तो H। तो यह हेनरी होता है, सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या इंडक्टेंस हो, सबका यूनिट होता है हेनरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न से अगर आप देखेंगे तो डी का वैल्यू जो है वह 5 से 0 हो रहा है, मतलब 5 एम्पियर हो गया। dt का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। उसके बाद दिया हुआ है E का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 200 वोल्ट, इतना वैल्यू आपको दिया हुआ है। और पूछ रहा है क्या, तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी L का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, स्वप्रेरकत्व। E का फॉर्मूला क्या होता है, तो -L इंटू di/dt, ऐसा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। इसमें से L को अलग करेंगे तो -E डिवाइडेड बाई हो जाएगा di/dt। इसमें से अगर ऑप्शन में देखिएगा तो माइनस नहीं दिया हुआ है, तो माइनस को हटा देंगे, E का वैल्यू E या कितना हो जाएगा, तो E गुने dt डिवाइडेड बाई हो जाएगा di।
अब वैल्यू भर दीजिए, ई का वैल्यू दिया हुआ है 200, dt का वैल्यू 0.1 और dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो dt का वैल्यू तो हो गया, di का वैल्यू दिया हुआ है 5। 200 को 5 से भाग देंगे 40, 40 को 0.1 से गुना करेंगे हो जाएगा 4 और इसका यूनिट होता है हेनरी। तो यह आंसर हो जाएगा 4 हेनरी। 40 का सही ऑप्शन हो गया 4 हेनरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। इसमें आपको इक्वेशन दिया हुआ है I बराबर 60 साइन 100 पाई टी, इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एन टी, इस तरह का इक्वेशन हम लोग जानते हैं। यहाँ पर n हम इसलिए लिखे हैं चूंकि फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अगर टाइम पीरियड पूछता तो 2 पाई बाई टी लिखते, और अगर ओमेगा पूछता तो सीधा सीधे लिखते आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि आई नॉट का वैल्यू है 60, और अगर आई नॉट का वैल्यू 60 है, IRMS निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट बाई रूट टू मतलब 60 को डिवाइड करेंगे रूट टू से, आंसर हो जाएगा 30 रूट टू। तो यह IRMS का वैल्यू आ गया 30 रूट टू। इधर में आ जाइए, इधर में 2 पाई n के बदले दिया हुआ है 100 पाई। अगर n को यहाँ छोड़ देते हैं तो 100 पाई को डिवाइड करेंगे 2 पाई से, इस तरह हम लोग का आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 50 हर्ट्ज और IRMS का वैल्यू आ गया 30 रूट टू, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस तरह इसका बी ऑप्शन सही है। 41 के बाद 42 नंबर में चलिए। 42 नंबर क्वेश्चन इधर में आ गया भंवर धारा का दिशा। इसमें आप लोग पढ़े होंगे लेंस लॉ। लेंस लॉ में पढ़े होंगे कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो दिया जाता है वो लेंस के नियम से दिया जाता है। और इसमें यह पढ़े थे कि करंट का डायरेक्शन ऐसा होता है कि यह उसी कारण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। तो लेंस के नियम से एडी करंट हो या इंड्यूस्ड करंट हो, उसका डायरेक्शन दिया जाता है लेंस के नियम से। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को जरा सा समझिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में करंट जो है वह I है और विभवांतर V है, फेज डिफरेंस फाई है। तो वाटलेस करंट जो होगा उसका कंपोनेंट कौन होगा। यहां पर अगर क्वेश्चन को देखें, अगर हम दिखा दिए इधर की ओर V को, V इधर की ओर हो गया, और I जो होता है उसको दिखा दिए इधर की ओर, और V और I के बीच का फेज डिफरेंस आपको दिया हुआ है फाई। क्वेश्चन के अनुसार धारा और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस दिया हुआ है फाई। अब हम लोग करेंगे क्या, तो I का घटक पूछ रहा है। घटक किसका पूछ रहा है, तो करंट का। करंट को अगर कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, चलिए इसको चेंज कर देते हैं। I का कंपोनेंट जो है उसके कलर को जरा हम चेंज कर दें। यहाँ पर एक हो जाएगा कितना, तो पहला हो जाएगा जिधर थीटा होता है उधर कॉस लगता है तो I कॉस फाई, और इधर हो जाएगा I साइन फाई। ये तो यह जो करंट है इसका दो कंपोनेंट बना, पहला कंपोनेंट I cos फाई और दूसरा कंपोनेंट I sin फाई। यानी आंसर या तो I cos फाई होगा नहीं तो I sin फाई होगा, ये दोनों तो अब होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। तो पूछ रहा है किसके लिए, तो वाटलेस करंट के लिए। वाटलेस करंट का मतलब हो गया कि पावर होना चाहिए जीरो। वाटलेस करंट का मतलब पावर कितना होना चाहिए, तो जीरो। अब पावर का फॉर्मूला आप लोग याद कीजिए। पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग। इसमें फाई जो होता है वो फेज डिफरेंस होता है, तो V इंटू आई इंटू कॉस फाई होता है। और यह जो फाई होता है वह V और I के बीच का एंगल था। वहां पर जो फाई था वो किसके किसके बीच का एंगल था, तो V और I के बीच का। लेकिन अब हम लोग को I को नहीं लेके चलना है, या तो I cos फाई को लेके चलना है, नहीं तो I sin फाई को लेके चलना है। इसी में दोनों में से किसी एक को लेके चलना है। तो अब अगर हम अभी के अनुसार चले, तो अभी के अनुसार चलेंगे तो अभी के अनुसार V के बदले तो V को रहने देना है, I के बदले या तो इसको लीजिए या ना तो इसको लीजिए। अगर हम साइन फाई को लेकर चलते हैं, I के बदले I साइन फाई लेके चले, तो I साइन फाई और V के बीच का एंगल यहाँ पर देखिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ पर भरा जाएगा cos 90। अब V रहेगा, I साइन फाई रहेगा, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है, गुना होके जाएगा जीरो। तो I साइन फाई यानी I साइन फाई वाला कंपोनेंट लेके चले तो पावर हमारा आ गया जीरो। अगर यहाँ पर हम I cos फाई लेके चलेंगे तो I cos फाई और V के बीच का एंगल यहाँ पर हो जाएगा जीरो, और cos जीरो का वैल्यू जीरो नहीं हो पाता है, वन होता है, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो पावर जीरो होने के लिए जरा देख लीजिए कि I का कौन सा कंपोनेंट लेके चले, तो I साइन फाई, इसलिए इसका सही आंसर होता है I साइन फाई। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंपीडेंस। ये तो आप लोग को याद होगा, LR सर्किट का इंपीडेंस पूछा जा रहा है।
7 तरह का सर्किट आप लोग पढ़े थे और सातों तरह के सर्किट का फॉर्मूला आप लोग को याद कराए थे, जिसमें एल आर का सर्किट बार बार पूछा जाता है, √r² प्लस ω² L²। इसके बाद है चौक कुंडली का पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं हम लोग cos फाई से, और cos फाई का फॉर्मूला होता है R/Z। अगर चौक क्वाइल को देखते हैं तो चौक क्वाइल का मतलब होता है एल सर्किट। कौन सा सर्किट, तो एल सर्किट, और एल सर्किट में आर नहीं है, आर नहीं है तो आर का वैल्यू भर देंगे 0, 0 से भरेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह एल सर्किट के लिए या यूं कहिए कि चौक क्वाइल के लिए पावर फैक्टर का वैल्यू कितना आता है, तो 0, सही ऑप्शन हो जाएगा 0। आगे बढ़िए, 45 के बाद चलते हैं इधर 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है विद्युत अनुनाद का कंडीशन पूछ रहा है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस का। इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के लिए आप लोग को हम बताए थे कि XL और XC दोनों बराबर हो जाता है। रेजोनेंस के केस में XL और XC बराबर हो जाता है। XL का फॉर्मूला होता है ω/L और XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। इसको अगर हम सोल्व करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ωc = 1/ωL। ओमेगा को एक तरफ भेज दे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ω² = 1/LC। ओमेगा पर से रूट हटा दे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा बराबर 1/√LC। यह चारों में से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। अभी अगर ऑप्शन मिलाइएगा तो ए वाला ऑप्शन मिल रहा है, बी वाला मिल रहा है, सी वाला जो है यह नहीं मिल रहा है, और डी में दिया हुआ है ऑल। अब जरा सोच के देखिए कि दो ऑप्शन तो हम दे नहीं सकते हैं, ऑप्शन तो कोई एक देना होगा, जबकि दो सही है। इसका मतलब क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर या तो स्क्वायर लगना चाहिए, नहीं तो रूट लगना चाहिए। अगर स्क्वायर लगेगा तो इसके आधार पर सही हो जाएगा, रूट लगेगा तो इसके आधार पर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेकिन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। आगे बढ़िए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव जो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो डिफिनीशन में ही आप लोग पढ़े थे। एक्सरे जो होता है वह लाइट का ही पार्ट होता है, इसलिए भी होगा। साउंड वेव को लाइट से मतलब नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इंफ्रारेड में भी लाइट में भी होता है, इसलिए इसमें होगा। तो कौन नहीं है, तो साउंड वेव जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है। लाइट वेव होता है, एक्सरे होगा, इंफ्रारेड होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन का क्या कारण है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन का कारण डिफिनीशन में ही आप लोग को बताए थे कि यह जो है एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड ऑसिलेशन के कारण प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। तो यह एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड ऑसिलेशन जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो चार्ज के कारण होता है, इसलिए चलेगा। तो इस तरह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। 48 के बाद 49 नंबर में चलिए। 49 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि B/E का यूनिट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इसका फॉर्मूला होता है E/B। इसके आधार पर यूनिट निकालिएगा तो वेलोसिटी का यूनिट और इसका यूनिट बराबर होगा। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर इसको उलट के यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट को उलट देंगे, और यूनिट को उल्टेंगे तो सेकेंड पर मीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इस तरह इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 49 के बाद लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। लास्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें पूछ रहा है कि किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल जो है वह किस पर निर्भर नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला होता है v = n लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। और तीसरा माध्यम है, तो माध्यम के विद्युतशीलता पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए सभी सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यह कहां से आ गया है, तो ये कहीं अलग का होगा, यहाँ का नहीं है। तो इस तरह सही आंसर इसका हो जाएगा इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह 50 क्वेश्चन जो हम लोग बना लिए, फर्स्ट बुक से बना लिए, यानी एनसीईआरटी का किताब अगर आप देखेंगे तो उसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन एग्जाम हुआ है सेकेंड बुक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। इस बुक में, इसमें जितना क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन दिए हैं, सेकेंड बुक से भी आपको 50 क्वेश्चन देंगे। लेकिन यह जान लीजिए कि इस बुक से हम बोले हैं कि 30+ रहेगा क्वेश्चन, और सेकेंड बुक में भी हम बोलेंगे कि 30+ रहेगा, लेकिन हो सकता है सेकेंड बुक से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है उसमें से 40+ हो जाए, इसमें से 30+ रहे। यानी 70 क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो हो सकता है 40 से ज्यादा क्वेश्चन सेकेंड बुक से पूछ लेबे और 30 के करीब क्वेश्चन फर्स्ट बुक से पूछ लेबे। इस तरह भी हो सकता है, इसमें जितना घटेगा इतना इसमें बढ़ेगा, लेकिन आधा आधा नहीं होता है। सेकेंड बुक से थोड़ा ज्यादा पूछता है और फर्स्ट बुक से थोड़ा सा कम पूछता है। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे सेकेंड बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद।